हमने हर विषय के विशेषज्ञ जो होते हैं, जैसे प्रिंसिपल होगा तो एमए बीएड होगा, अध्यापक होंगे हिंदी से, अगर माध्यमिक या बेसिक में होना है तो हिंदी से बीए बीएड होंगे, अंग्रेजी से बीए बीएड होंगे, इंटरमीडिएट में होना है तो 55-60% से एवं मार्क्स पा करके पीजी होंगे। ऐसा किस विद्यालय में है, कहाँ पर है? क्यों हम वेतन मानदेय की मांग करें? हमें तो मांग जो है करनी है बच्चों के अधिकार की। बच्चों के अधिकार का जब आप मांगेंगे, वो पैसा आएगा तो अपने जो भी अध्यापक आपका पढ़ा रहे हैं, आपकी शैक्षिक गुणवत्ता सही है, आपके विद्यालय के बच्चों का रिजल्ट सही है, रिकॉर्ड सही है, तो हम उस पैसे से अपने अध्यापकों को वेतन मानदेय दे देंगे। और शासनादेश के अनुसार प्रबंध समितियों को ही अपने अध्यापकों को वेतन भुगतान की व्यवस्था करनी है। इसको आप लिख के भी दे चुके हैं, इसको माननीय मंत्री जी सदन में भी कर चुकी हैं, डायरेक्टर साहब सदन में दे चुके हैं, हमको आपको भी पत्र दे चुके हैं। तो फिर ऐसी अनर्गल लड़ाई लड़ने का क्या मतलब? क्यों हम अपने अध्यापकों को भी अंधेरे में रख रहे हैं? क्यों अपने विद्यालय वालों को भी अंधेरे में रख रहे हैं? क्यों प्रबंधकों को घुमा रहे हैं इधर से उधर? क्यों अध्यापक और प्रबंधक के बीच में मतभेद खड़ा करा दे रहे हैं कि प्रबंधक आपका शोषण कर रहा है? अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करके तुमको अध्यापक का पदवी दिया है, वरना कहाँ से तुम अध्यापक बन पाते, कहाँ से वेतन पाते? अच्छा सर, जैसे एक ही बिल्डिंग में अगर प्राइमरी और जूनियर एक ही नाम से चल रहे हैं तो उनका अलग अलग प्रधानाध्यापक होना चाहिए? नहीं, अब तो जो 2 सितंबर 2014 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार अगर एक ही नाम से एक ही बिल्डिंग में प्राइमरी और जूनियर दोनों हैं तो उनका यूडाइस एक होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड एक होना चाहिए, उनका प्रधानाध्यापक एक। वो तो एक है, लेकिन जैसे अगर प्रधान अध्यापक हमारा एक होगा तो हमारा प्राइमरी स्थायी है और जूनियर अस्थायी है, तो फिर तो हमारा जूनियर भी आरटी एक्ट के धारा 18 के तहत न कोई विद्यालय अस्थायी है और न कोई विद्यालय अस्थायी है। अच्छा। विद्यालय केवल मान्यता प्राप्त है तो मान्यता प्राप्त है, कोई अस्थायी और अस्थायी का प्रश्न अब है ही नहीं। अच्छा। विद्यालय अगर मान्यता प्राप्त है, विद्यालय चल रहा है, विद्यालय के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, किसी प्रकार का एफआईआर नहीं है, किसी गलत कार्यों में लिप्त नहीं है, तो वह विद्यालय विद्यालय है और मान्यता प्राप्त है जी। कि अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो आप उसे कहिए कि आप अस्थायी और अस्थायी का और नवीनीकरण का शासनादेश ला के दीजिए और आरटी एक्ट की धारा 18 को पढ़ करके बताइए कि क्या करना है। ठीक है। बस हम एक चीज़ नहीं कर सकते, 2023 के शासनादेश का अनुपालन जो मान्यता पहले से पा चुके हैं उन विद्यालयों के प्रति नहीं कर सकते। जिस तरह से परिषदीय विद्यालयों को भवन महल नहीं बनाया जा सकता, जी जी। परिषदीय विद्यालयों का भवन कंपोजिट विद्यालय के बराबर नहीं बनाया जा सकता, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बराबर नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह से हमारे विद्यालयों का भी जो है इस समय 2023 के शासनादेश के तहत मान्यता पाने वाले विद्यालयों के जैसा नहीं बनाया जा सकता। हम जैसे पैदा हो चुके हैं उसी आधार पर गुणवत्ता बनाए रखेंगे। ठीक है, यही लड़ाई आप लोगों की, यही आवाज़ है आप लोगों की। और कोई प्रश्न है सर? अच्छा सर, जैसे हमारी मान्यता जो है हिंदी मीडियम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बाकायदा इन्होंने फॉर्म भरवा के दी है, जो दे रहे हैं ऑनलाइन, तो हम इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकते? नहीं, अध्ययन कराने में तो सरकार ने कहीं आपको मना नहीं किया। अच्छा। कि आप अध्ययन किस तरह से कराएंगे, लेकिन अगर हिंदी मीडियम की मान्यता है तो आप इंग्लिश बेस पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं करा सकते। और सबसे बड़ी बात आप ये है, चाहे इंग्लिश मीडियम का विद्यालय हो चाहे हिंदी मीडियम का विद्यालय हो, जो आप सर्टिफिकेट मार्कशीट जारी करते हैं उसमें कहीं आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं लिखते। आप बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, आप शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए तो आप पुस्तकीय ज्ञान कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप उनका रिजल्ट जारी करेंगे तो हिंदी मीडियम में ही जारी होना है। बिल्कुल। उसमें तो इंग्लिश मीडियम लिखा नहीं जाना कि इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है। अच्छा, जो रजिस्टर हम बनाते हैं, ऐसा रजिस्टर वो मोस्टली हिंदी में है सबके, उन्हें भी इंग्लिश में बना सकते हैं? हाँ, इंग्लिश में क्योंकि अब तो सब जो कंप्यूटर पे काम हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है। इंग्लिश में बना सकते हैं जी। इंग्लिश हिंदी दोनों बना सकते हैं। जी जी। इसके लिए तो कहीं कोई मनाही नहीं किया गया, ना शासनादेश कोई ऐसा है। बिल्कुल। इंग्लिश हिंदी दोनों बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है क्योंकि भाई हिंदी में ही सब बनाते हैं, 90% हिंदी में बनाते हैं। अच्छा सर, जैसे सैलरी का मैटर होता है कि हमने उस तरह से टीचर्स को अपॉइंट नहीं किया, जैसे अभी आपने पूरा प्रोसीजर बताया, ना प्रिंसिपल को ना टीचर्स को, लेकिन इनका जो इनको हम सैलरी दे रहे हैं वो हमें कानूनी तौर से कितनी देनी चाहिए? देखिए, कानूनी तौर से तो बहुत कुछ कहा गया है शासनादेश में, एक कुशल श्रमिक के बराबर पर डे के हिसाब से आपको सैलरी शासनादेश के अनुसार देनी है। अच्छा। लेकिन विद्यालय के आय का स्रोत भी तो होना चाहिए। जी। मैंने सरकार से यही पूछा कि विद्यालय के आय का स्रोत क्या है, डिफाइन किया जाए। कैसे वो 15,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना सैलरी दे पाएंगे? अच्छा।
विद्यालय का एक सिस्टम होता है कि जो भी विद्यालय की आय है उसका 80% हिस्सा वो वेतन में जाना चाहिए था, और 20% से विद्यालय के रखरखाव और स्टेशनरी याद रंगाई पुताई मेंटेनेंस वगैरह में खर्च होना चाहिए। अब आय आपकी कितनी है वो तो विद्यालय के शुल्क के हिसाब से होगा, विद्यालय के अन्य स्रोतों के हिसाब से होगा। तो ये तो विद्यालय की प्रबंध समिति ही तय कर पाएगी कि कितनी आय है और हमें कितना व्यय करना है। कुल मिलाकर के जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं बेसिक के और माध्यमिक के, वो जीरो बैलेंस पे चलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। वो एक NGO होते हैं। साहब जरा आरिफ साहब आ गए होंगे वहाँ, आप गाड़ी लेके चले जाओ, उनको आप पहचान लोगे, उन्हें बिठा के लियो जल्दी से ही तो TAV के गेट पर। नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपको विद्यालय चलाने हैं। लाभ के पद के लिए विद्यालय नहीं है। जी विद्यालय जो है वो बच्चों के हित, अध्यापकों के हित, कर्मचारियों के हित जी जी और विद्यालय के व्यवस्था जी 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 को देखते हुए आप चलाएंगे। उसी शासनादेश का अनुपालन करने के, जो शासनादेश कह रहा है कि हमारे अध्यापकों को, हमारे कर्मचारियों को 15,000 रुपये 20,000 रुपये सैलरी मिलना चाहिए, उसी के लिए हमको आपको क्षतिपूर्ति की हिस्सेदारी लेनी है। क्षतिपूर्ति की हिस्सेदारी अगर ले लेंगे आप, 100 बच्चे आपके पास रहेंगे और आपको अगर सरकार से 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है तो आप 80,000 रुपये महीना सैलरी बच्चों को दे सकते, अध्यापकों को दे सकेंगे। तो कम से कम 100 बच्चों में 5 अध्यापक अगर आप रखते हैं, एक प्रधानाध्यापक 4 अध्यापक रखते हैं, तो उनको 15,000 रुपये महीना आप दे सकेंगे। यही लड़ाई है संगठन की और यही लड़ाई आपकी भी होनी चाहिए। हम अपनी हिस्सेदारी लें, अपने बच्चों की हिस्सेदारी, और उससे अपने अध्यापकों कर्मचारियों को वेतन भुगतान करें। अच्छा सर, जैसे प्राइमरी और जूनियर की मान्यता हमने अलग अलग ली है, अलग अलग सालों में ली है, तो हम बोर्ड ऑफ जूनियर का लगा सकते हैं अपने यहाँ? अगर एक ही नाम से है, एक ही नाम से है जी, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी कि उस विद्यालय को एक कर दिया जाए। अच्छा, उसको